नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। आज करंट के मुद्दे को लेकर के हम आप सभी के उपस्थित हैं। तो लड़कियों की शिक्षा से संबंधित एक प्रमुख फैसला जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। तो ये इंडिया टुडे की खबर है। पेरेंट कैन बी लीगली कंपेल्ड टू ऑफर एजुकेशन मनी टू डॉटर। टॉप कोर्ट यानी टॉप कोर्ट ये कह रहा है कि जो लड़कियों के लिए हम शिक्षा है वो पेरेंट्स को, लड़कियों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स को पैसे देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये खबर है और ये मौलिक अधिकार से संबंधित मामला है। चूँकि वर्तमान में राइट टू एजुकेशन के तहत सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। तो आइए खबर को देखते हैं विस्तार से। तो हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या कहा? तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने की पीठ ने मतलब सूर्यकांत जी हैं, ये जस्टिस सूर्यकांत जी हैं और ये जस्टिस उज्ज्वल भूयान जी है। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। तो क्या कहा है उसे हम लोग देखेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि बेटी को अपने माता पिता से शिक्षा का खर्च प्राप्त करने का एक प्रतिदेय कानूनी रूप से लागू करने योग्य और वैध अधिकार है। यानी कि इसे वैधता ठहराई गई है इसकी। ठीक है, पैसा देना माता पिता के लिए एक योग्य और वैध अधिकार बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्या है मामला उसे थोड़ा समझें। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूया की पीठ की यह टिप्पणी एक वैवाहिक विवाद में आई है। इसमें अलग रह रहे दंपति की बेटी जो आयरलैंड में पढ़ रही थी, उसके पिता द्वारा उसकी मां को गुजारा भत्ता दिया जा रहा है। उसने इस भत्ते में एक हिस्से के रूप में पिता द्वारा उसकी पढ़ाई के लिए दिए गए 43 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया है। तो ये मामला है, जो एक वैवाहिक दंपति था, वो जो है सेपरेशन में रह रहे थे और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बेटी को कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि बेटी को शिक्षा का खर्च प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है और माता पिता बाध्य हैं। इसलिए माता पिता को अपनी क्षमता के अनुसार यह खर्च प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यही न्यूज में था, इंडिया टुडे के न्यूज में। बेटी को शिक्षा का मौलिक अधिकार बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम जो देखते हैं वह यह है कि बेटी को अपनी शिक्षा जारी रखने का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि बेटी कानूनी तौर पर इस राशि की हकदार है। पिता सक्षम है, तो पिता ने बिना किसी ठोस कारण के धनराशि खर्च कर दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देने में सक्षम थे। 43 लाख रुपए देख सकते हैं जिसे उन्होंने खर्च कर दिया। इसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बेटी को रकम अपने पास रखने का अधिकार है। बेटी को इस तरह से वह रकम अपने पास रखने का अधिकार है, इसलिए उसे वह रकम न तो माँ को लौटाने की ज़रूरत है और न ही पिता को, बल्कि वह उसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकती है। तो अपना जैसा चाहे वैसे खर्च कर सकती है, ये उसका लीगल राइट है। दंपत्ति के समझौते का उल्लेख भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। पीठ ने अलग रह रहे दंपत्ति द्वारा 28 नवंबर 2024 को किए गए एक समझौता का उल्लेख किया। इस पर बेटी ने भी हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने कहा कि पति ने अपनी अलग रह रही पत्नी और बेटी को कुल 73 लाख रुपए देने पर सहमति जताई थी। इसमें से 43 लाख रुपए उसके बेटी और शैक्षणिक जरूरतों के लिए और बाकी उसकी पत्नी के लिए थे।
इसने पाया कि चूंकि पत्नी को उसका 30 लाख रुपए का हिस्सा मिल चुका है और दोनों पक्ष पिछले 26 सालों से अलग रह रहे हैं, इसलिए पीठ को आपसी सहमति से तलाक का आदेश न देने का कोई कारण नहीं दिखता है। कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया। पीठ ने कहा, इसके परिणाम स्वरूप हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपसी सहमति से तलाक का आदेश देकर दोनों पक्षों की शादी को खत्म करते हैं। तो कोर्ट ने शादी को खत्म कर दिया। अनुच्छेद 142 क्या कहता है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 142 इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के हित में किसी भी मामले में ऐसा आदेश या निर्देश देने का अधिकार देता है जैसा वह उचित समझे। इसका मतलब है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून या प्रक्रियाएं न्याय के मार्ग में बाधक बन रही हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें बदलाव कर सकता है या नई प्रक्रियाएं बना सकता है। क्या इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने और भी कुछ निर्णय दिए थे? तो जी हाँ, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ निर्णय दिए थे, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें पीड़ितों को जो मुआवजा देना था वो इसी के तहत दिया था। और चंडीगढ़ का नगर निगम के मेयर के चुनाव के मामले को भी जो है इसी के तहत उसका फैसला सुनाया था। और हाल ही में पिछले वर्ष जो है 142 अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हुई थी, तो उसमें पेरारीवलन को जो है रिहा करने का आदेश भी दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो एक अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय सुनाए थे। आगे बढ़ते हैं। इस फैसले का महत्व क्या है, तो इसमें जो है लैंगिक समानता को बल देने का प्रावधान किया गया है। यह फैसला लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यह दर्शाता है कि बेटियों को भी बेटों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लैंगिक समानता जो है SDG 5 के अंतर्गत आता है, तो वहाँ भी हम इसको देख सकते हैं। जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें गोल नंबर 5 जो है लैंगिक समानता के लिए है। और इससे क्या होगा, बेटियों के सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी। यह फैसला बेटियों को सशक्त बनाता है, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है और समाज में बदलाव भी आएगा। यह फैसला समाज में बेटियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने में मदद करेगा। चूँकि महिलाओं से संबंधित तमाम तरीके के मुद्दे होते हैं, तो जैसा कि कुछ ये टॉपिक है, तो आप कुछ टॉपिक बता भी सकते हैं, कुछ समस्याएं बता सकते हैं, जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन्हें दूर करने में भी मदद करेगा और समाज में बदलाव लाएगा। चूँकि जो है जब बेटियां घर में पैदा होती हैं तो वो खुशी का माहौल नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है और अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बेटियों को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि बेटों को देते हैं। जब वो पैदा होती हैं तो पैदा होने से पहले ही भ्रूण में लिंग जांच कराया जाता है, तो लिंग जांच में उनको मार दिया जाता है। फिर लिंग जांच के बाद जो है अगर पैदा भी हुई, लिंग जांच, ये समस्याएं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिंग जांच हो गया, फिर जब पैदा हुई तो उस हिसाब से उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। जब बड़े होते हैं तो खिलौने भी उसी प्रकार के दिए जाते हैं, विशेष रंग के खिलौने दिए जाते हैं। उससे और बड़ी हुई
तो स्कूल जाने लगीं और स्कूल में भी उस तरीके का बर्ताव नहीं किया जाता है जैसा लड़कों के साथ किया जाता है। जब वो किशोरावस्था में पहुंचती हैं तो उनमें जो हार्मोनल चेंज होते हैं, उस समय जो उनमें परिवर्तन होता है उसको लेकर भी समाज में और स्कूलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है और वहीं पर ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ जाता है। तो ड्रॉप आउट रेट भी वहीं पर आप देखेंगे कि उस समय ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है लड़कियों के मामले में। जब उनकी पढ़ाई जो है जारी रहती है और उच्च शिक्षा में तो बहुत कम ही जा पाती हैं, शादी भी हो जाती है, तो शादी होने के बाद जो है वो ज़्यादातर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहती हैं। कभी न कभी वो इसका जो है परिणाम भी भुगतती हैं, क्योंकि वो कभी पति पर निर्भर रहती हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों पर कभी निर्भर रहती हैं। शादी से पहले जो है अपने माता पिता पर निर्भर रहती हैं और शादी के बाद जो है अपने पति पर निर्भर रहती हैं। तो आर्थिक रूप से जो है वो सशक्त नहीं होती हैं, इस वजह से उनकी दयनीय स्थिति समाज में बनी रहती है। जब वृद्धावस्था में जाती हैं तो वो अपने बेटों पर निर्भर रहती हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो तमाम तरीके की समस्याएं हैं, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं से निपटने में ये जो फैसला है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए और समाज में बदलाव लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस फैसले का निहितार्थ क्या है। तो इसे कानूनी अधिकार बताया गया है, यानी शिक्षा प्राप्त करना एक कानूनी अधिकार बताया गया है। अब बेटियां कानूनी तौर पर अपनी शिक्षा के लिए धन की मांग कर सकती हैं और माता पिता सक्षम है तो उन्हें देना पड़ेगा। सामाजिक दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि फैसला माता पिता पर अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए धन देने का सामाजिक दबाव बढ़ाएगा। शिक्षा में सुधार भी होगा, ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। इससे बेटियों की शिक्षा में सुधार आएगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। भारत में बेटियों के अधिकार कुछ दिए गए हैं। भारत में बेटियों के अधिकार विभिन्न कानूनी प्रावधानों और कानूनों के तहत सुनिश्चित किए गए हैं, जो उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि संवैधानिक अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। तो संवैधानिक प्रयास में जो है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है। तो भारतीय संविधान बेटियों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब है कि बेटियों को लड़कों के समान सभी अधिकार और अवसर मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 15 जो है कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समता को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी जो है लड़कियों को मिलती है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। तो ये है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी देता है। इसके अलावा डीपीएसपी में भी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 38 आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास या समाप्त करने का प्रयास। तो अनुच्छेद 38 हो गया डीपीएसपी का। चलिए यहाँ लिख ही देता हूँ डीपीएसपी का अनुच्छेद 38। और अनुच्छेद 39 जो है स्त्रियों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 का जो है 39 का या ए बोल सकते हैं, न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों में 33%
महिला आरक्षण का प्रावधान करता है, जो कि अनुच्छेद 243 द के तहत मिलता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक सहनता की बात करता है। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, क्योंकि इसी के तहत जो है पुष्टाहार योजना लाई गई है आंगनवाड़ी के तहत। अनुच्छेद 42 जो है प्रसूति अवकाश की बात करता है। अनुच्छेद 325 है डीपीएसपी के अलावा निर्वाचक नियमावली में स्त्रियों का नामांकन। अनुच्छेद 326 स्त्री और पुरुष को मतदान देने का अधिकार, ये भी जो है महिलाओं को मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ जो है अन्य प्रकार के प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों, लड़कियों सहित को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसका उद्देश्य हर लड़की को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। मूल कर्तव्य में भी माता पिता के लिए कुछ प्रावधान बताए गए हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। परिवार न्यायालय अधिनियम 1954, इसके तहत उत्तराधिकार संबंधी नियम लड़का और लड़की दोनों का माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार ये देता है। तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1954 यानी लड़की भी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार होती है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोगों पर विवाह विच्छेदन से संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन हुआ 2005 में हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख धर्म को मानने वाले लोगों पर संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसमें 1983 और 1986 में संशोधन किया गया। दहेज लेना व देना दोनों दंडनीय अपराध बनाया गया है। विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी भी परिस्थिति में महिला की मृत्यु पर जांच में पुष्टि होने पर 5 वर्ष की सजा एवं 15,000 आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, विवाह की उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई है और पुरुष की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और अभी फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं की भी जो विवाह की आयु 21 वर्ष करने के लिए बात चल रही थी, जो कि अभी हुआ नहीं है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही साथ महिलाओं की क्या स्थिति है समाज में, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्योंकि महिला और बच्चे और बुजुर्ग ये जो है बहुत ही समाज के ऐसे स्थिति में आते हैं जहां पर हर कोई इनका शोषण करता है। तो हमें सजग रहने की ज़रूरत है, और जहां भी इसके खिलाफ अन्याय हो रहा हो हमें अपने उचित माध्यम से जो है आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो है इनका सशक्तिकरण हो सके और जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 हम उसे भी प्राप्त कर सकें। क्योंकि महिलाएं भी जब आर्थिक गतिविधि में जुड़ेंगी तभी जो है हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 106वां संविधान संशोधन जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है लोकसभा और विधानसभा में राज्यसभा में जो है पास हो गया था, लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।